नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाकर सिंह स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। आज जो डिस्कशन का टॉपिक मैं लेकर आया हूं वो बहुत ही जनरल और क्यूरियस है। प्रेसिडेंट इलेक्शन सिस्टम, यानी कि वो कौन सी प्रणाली है जिसके आधार पर भारत का प्रेसिडेंट चुना जाता है, कौन इस चुनाव में वोट डालेगा, वोट्स की गिनती कैसे होगी, एट्सेट्रा। तो प्रेसिडेंट इलेक्शन समझने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि कितने तरह के इलेक्शन सिस्टम भारत में या शेष विश्व में काम करते हैं। इस टॉपिक पे भी चर्चा करेंगे। तो हर बार की तरह कुछ बिंदु चर्चा के मैंने वाइट बोर्ड पे लिख लिए हैं, जिनका संदर्भ लेकर ही मैं इस विषय को समझाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है आर्टिकल 62। आर्टिकल 62 हमें ये बताता है कि प्रेसिडेंट इलेक्शन विल बी कंडक्टेड एट एनी सिचुएशन, यानी कि अगर तूफान आ जाए, भूकंप आ जाए, कोई विधायक मर जाए, इवन कुछ भी सिचुएशन हो, कितनी भी बुरी परिस्थितियां हो, प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा ही होगा। भारत का जो राष्ट्रपति है उसकी कुर्सी एक भी दिन खाली नहीं रहनी चाहिए। तो 1977 के बाद हर 5 साल में 25 जुलाई को प्रेसिडेंट ओथ लेता है अपनी। तो यानी कि बिफोर 25 जुलाई, यानी 25 जुलाई से पहले, जब भी उसका कार्यकाल खत्म हो रहा है, 25 जुलाई से पहले भारत के प्रेसिडेंट का चुनाव हो जाना चाहिए। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट है 1952 एक्ट। अब 1952 एक्ट हमें ये बताता है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ कौन सकता है। इस संविधान के एक्ट में 3 बार अब तक संशोधन हुए हैं, एक 74 में, एक 77 में और एक 97 में। 3 संशोधन हुए हैं। तो इन संशोधनों से पहले ये एक्ट क्या बताता था, यानी कि एलिजिबिलिटी क्या थी प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने की। और इन संशोधन होने के बाद, अमेंडमेंट्स होने के बाद क्या एलिजिबिलिटी हो गई है प्रेसिडेंट इलेक्शन की। तो 1974 में क्या था कि कोई भी दो व्यक्ति जो प्रेसिडेंट इलेक्शन में वोट्स डालेंगे, ठीक है, जो प्रेसिडेंट इलेक्शंस में वोट डालेंगे, उनमें से कोई भी 2 व्यक्ति आपका प्रपोजल देंगे कि हाँ भैया ये व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है प्रेसिडेंट का। और अगले कोई भी 2 व्यक्ति आपका सेकेंडर हो जाते हैं, समर्थन कर देते हैं। इन 2 व्यक्तियों का समर्थन कर देंगे कि हाँ भाई ये प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकता है। तो अगर आप किन्हीं भी 4 व्यक्तियों को जानते हैं जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट्स करेंगे, तो आप किन्हीं भी 2 को सेकेंडर बना दीजिए, किन्हीं भी 2 को प्रपोजल बना दीजिए, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ने के लिए। ये कब था? 1974 से पहले। तो 74 तक क्या हुआ कि इतने सारे लोग चुनाव लड़ने लगे प्रेसिडेंट का, जिसकी कोई हद नहीं थी। फिर 77 में संशोधन किया गया कि नहीं, ये व्यक्ति बहुत ही कम है, अब कम से कम 10 व्यक्ति आपका प्रपोजल देंगे और 10 व्यक्ति ही आपको सेकेंडर करेंगे, समर्थन करेंगे, तो ही आप एलिजिबल होगे प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने के लिए। इसके अलावा और कोई भी एलिजिबिलिटी नहीं होती, ठीक है। तो 10-10 हो गए, तो 10-10 20 लोग भी बहुत सारे लोगों को जानते हैं, तो तब भी एप्लीकेशन ज़्यादा ही जाने लगे। फिर 97 में एक और संशोधन हुआ और 97 का संशोधन में, अमेंडमेंट में, इन व्यक्तियों की संख्या 50-50 कर दी गई। तो अब क्या है, यानी कि इस समय करंट में यही वाली एलिजिबिलिटी है कि यदि आप किन्हीं 100 व्यक्तियों को जानते हैं जो प्रेसिडेंट इलेक्शन में वोट्स करेंगे, तो आप उनमें से किसी 50 को प्रपोजल बना दीजिए, किसी 50 को सेकेंडर बना दीजिए, तो आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं प्रेसिडेंट इलेक्शन का। तो 1952 का एक्ट हमें बताता है कि एलिजिबिलिटी क्या होगी प्रेसिडेंट की। अब पर प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है उसकी कुछ खास बातें वो क्या क्या हैं। सबसे पहले तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है। इलेक्शन 2 तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। प्रत्यक्ष इलेक्शन
चुनाव और अप्रत्यक्ष चुनाव। इन दोनों में फर्क क्या है? प्रत्यक्ष चुनाव वो चुनाव होता है जिसमें जनता सीधे रूप से स्वयं वोट डालती है, जैसे लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, इसमें जनता स्वयं जाकर वोट डालती है। तो इस तरह के इलेक्शंस को, चुनाव को क्या कहते हैं? डायरेक्ट इलेक्शन। और इनडायरेक्ट इलेक्शन वो इलेक्शंस होते हैं जिसमें जनता वोट नहीं डालती। वोट डालेगा कौन? वोट डालेंगे जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, जनता द्वारा चुने प्रतिनिधि। ठीक है, तो ये वोट डालते हैं प्रेसिडेंट इलेक्शन में, इसीलिए प्रेसिडेंट इलेक्शन को क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट इलेक्शंस कहते हैं। अब ये इनडायरेक्ट इलेक्शंस रखा क्यों गया? इसको भी लोकसभा की तरह डायरेक्ट रख देते थे, रख सकते थे। हमें क्यों ये हक ना हो कि हम अपना राष्ट्रपति चुनें? तो ऐसा क्यों किया गया, इसको हम आगे अभी समझेंगे। तो इनडायरेक्ट इलेक्शंस हैं तो हम वोट नहीं डालेंगे। कौन डालेगा? जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि। अब ये प्रतिनिधि कौन है? इन प्रतिनिधि को पूरे विस्तार से आगे अभी थोड़ी देर में समझेंगे। बस अभी इसको संक्षेप में बता देता हूं कि ये जो जितने भी व्यक्तियों का समूह बनेगा, ग्रुप बनेगा, उसको कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। जितने भी व्यक्ति वोट्स डालेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में, मान लेते हैं 100 व्यक्ति हैं जो जनता ने चुने हैं अपने प्रतिनिधि के रूप में कि हाँ भाई मेरे बदले में ये जाकर वोट डाल सकता है, तो उन 100 व्यक्तियों के समूह को क्या कहते हैं? इलेक्टोरल कॉलेज। तो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कौन डालेगा? इलेक्टोरल कॉलेज। अब ये इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा कैसे? अभी थोड़ी देर में देखेंगे। दूसरी खासियत है इसकी कि ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब है कि जितने भी व्यक्ति वोट डालेंगे उन सभी वोट्स की वैल्यू बराबर रहेगी। अब ऐसा नहीं हो सकता कि भारत की जनसंख्या अगर 125 करोड़ है तो 125 करोड़ व्यक्तियों में से कुछ प्रतिनिधित्व चुने जाएंगे। मान लेते हैं 5000 व्यक्ति चुने गए, तो इन 5000 व्यक्तियों की वोट्स की वैल्यू कैसे बराबर होगी? तो ये वाला राष्ट्रपति के चुनाव में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशंस को कहते हैं कि सभी के वोट्स की वैल्यू बराबर रहेगी। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स का क्या मतलब है? ये वो वोट्स होते हैं, अब राष्ट्रपति के चुनाव में सीधा वोट ऐसे नहीं डलता कि हाँ भाई मेरा कैंडिडेट रमन है, मैंने रमन को वोट डालना है। नहीं, आपको इसमें देनी पड़ेगी प्रायोरिटी। मतलब कि ए ना बना तो बी बन जाए, बी भी ना बने तो सी बन जाए, सी भी ना बने तो डी बन जाए। इस तरह की प्रायोरिटीज आपको देनी पड़ती है। और जब एक व्यक्ति ए को संपूर्ण वोट नहीं मिल पाते तो वो सभी वोट्स ट्रांसफर हो जाते हैं बी को। ये कैसे काम करेगा अभी थोड़ी देर में समझेंगे, जब हम देखेंगे क्या वोट्स की गिनती कैसे होती है, काउंटिंग कैसे होती है। इस वाले टॉपिक में इसको कवर करेंगे। तो ये कुछ खास बातें हैं किसकी? प्रेसिडेंट के इलेक्शन की। अब लोकसभा के चुनाव में या प्रधानमंत्री के चुनाव में बहुत ही सीधा सा हिसाब किताब है कि जिसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिले वो जीत जाता है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली थोड़ी सी अलग है। अब ये अलग प्रणाली क्यों रखी गई है, यही समझाने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन में जो प्रणाली है, जो सिस्टम है, वो अलग क्यों है, इसको समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि कितने तरह के सिस्टम भारत में काम करते हैं, या भारत में क्या रेस्ट ऑफ द इंडिया में, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी कितने तरह के सिस्टम काम करते हैं, वो यहाँ पर समझेंगे हम। तो एक सिस्टम है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट ये क्या होता है? इसका सीधा सा हिसाब किताब है कि जिसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिले वो व्यक्ति विजेता हो जाएगा। लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, या जितने भी डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं इंडिया में, उन सभी में यही वाली प्रणाली चलती है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। एग्जाम्पल की मदद से भी हम समझेंगे इसको, अभी केवल संक्षेप में बता रहा हूँ। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दूसरा सिस्टम है। ये क्या होता है?
इसमें भी दो तरह की प्रणाली है, लिस्ट सिस्टम और हेयर सिस्टम। अब ये समझ लीजिए कि हेयर सिस्टम प्रेसिडेंट के इलेक्शन में चलता है और लिस्ट सिस्टम भी कई देशों में कुछ हिस्सों में चलता है, लेकिन लिस्ट सिस्टम में क्या कमियां हैं कि हम उसको डायरेक्ट इलेक्शन या फिर इनडायरेक्ट इलेक्शंस में नहीं यूज़ कर रहे हैं, उसको अभी समझेंगे थोड़ी देर में। तो ये 3-4 तरह के इलेक्शन सिस्टम्स हैं जो पूरे विश्व में कहीं पर भी काम में लिए जाते हैं अपने जनता के प्रतिनिधि चुनने के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि इनडायरेक्ट इलेक्शंस ही क्यों, डायरेक्ट इलेक्शंस क्यों नहीं प्रेसिडेंट का। जैसे प्रधानमंत्री चुना जाता है देश का, उस तरह से राष्ट्रपति क्यों नहीं चुन सकते हम। तो इसलिए नहीं चुन सकते क्योंकि जब संविधान बना था तब आज की तरह मोबाइल या फिर इंटरनेट नहीं थे। जनता तक अपनी बात पहुंचाना बहुत ही मुश्किल था। राष्ट्रपति के विजन्स क्या क्या हैं, किस तरह से वो सोचता है, इस बात को सभी को बताना और सभी को समझाना बहुत ही मुश्किल काम था। इस वजह से क्या किया, इसको इनडायरेक्ट इलेक्शंस रखा गया। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि क्योंकि आम जनता को समझाना थोड़ा कठिन था इस वाले विषय में, और राष्ट्रपति के चुनाव में खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। खर्चा ज़्यादा कैसा हो जाएगा, पहले ही हम इतने सारे डायरेक्ट इलेक्शंस कर रहे हैं, उसमें ही सरकार का खर्चा हो रहा है, जनता से वोट डलवाने, पुलिस सुरक्षा बल लगाने, इन सभी में बहुत सारा खर्चा होता है। तो प्रधानमंत्री के चुनाव में खर्चा हो जाता है इतना सारा, फिर राष्ट्रपति के चुनाव में दोबारा खर्चा करना, तो खर्च से बचने के लिए इनडायरेक्ट इलेक्शंस इसको किए गए। तीसरा पॉइंट है जो सबसे मेन पॉइंट है इनडायरेक्ट इलेक्शंस करने का, कि भारत में पीएम की शक्ति अधिक है। पीएम की शक्ति अधिक है राष्ट्रपति से। दूसरे देशों में राष्ट्रपति के पास सारी पावर्स रहती हैं, लेकिन इंडिया में प्रधानमंत्री के पास सारी पावर्स हैं। अब अगर प्रधानमंत्री के पास सारी पावर है और राष्ट्रपति भी जनता के द्वारा डायरेक्ट इलेक्शन से चुन के आएगा, तो वो इस तरह के पूरी संभावनाएं हैं कि वो प्रधानमंत्री का कहा ना माने कि मुझे तो जनता ने चुना है। तो ये इस वजह से क्या किया गया है भारत में इनडायरेक्ट इलेक्शंस, की पीएम की शक्ति हमेशा राष्ट्रपति से ज़्यादा ही बनी रहे। हमारा भारत का जो मॉडल दिया गया था राष्ट्रपति का, वो यूके बेस्ड था, क्योंकि ब्रिटेन वासी ही हमारे ऊपर इतने वर्षों तक राज करके गए थे, और उसके बाद हमने यूके मॉडल ही लिया। अब यूके मॉडल में जो वहाँ का राजा रानी होता है वो केवल हस्ताक्षर करने के लिए होता है। वहाँ पर जो असली सरकार चलाता है वो प्रेसिडेंट ही चलाता है। असलियत में जो वहाँ का प्रिंस है, क्राउन ऑफ प्रिंस, वो देश का मालिक है, लेकिन देश कौन चलाता है, प्रेसिडेंट चलाता है। तो यूके बेस्ड ही हमने भी लिया कि हमारा जो प्रिंस है या राष्ट्रपति है वो केवल साइन करने के लिए रहेगा, और देश कौन चलाएगा, पीएम ही चलाएगा। यूके में जो राजा रानी हैं, जो प्रिंस है वहाँ का, वो केवल हस्ताक्षर करने के लिए है। कोई भी कानून बनेगा तो उसकी सहमति ज़रूरी है, लेकिन वो चेंजेस नहीं कर सकता। इसी वजह से आर्टिकल 74 में, संविधान के आर्टिकल 74 में लिखा भी हुआ है कि मंत्रिपरिषद जो भी सलाह देगी राष्ट्रपति को वो काम करना ही पड़ेगा। राष्ट्रपति केवल ये सलाह दे सकता है कि ये वाली लाइन थोड़ी सी चेंज कर दो, ये वाले चीज़ इसमें ऐड कर दो, ये वाली चीज़ डिलीट कर दो, लेकिन अगर मंत्रिपरिषद ने कोई भी कानून बनाया है तो राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करना बहुत ज़रूरी है। वो उसे मना नहीं कर सकता कि ये कानून नहीं बनेगा। तो राष्ट्रपति एक तरह से पीएम के अंडर ही काम करे, इस वजह से ही इसको रखा गया है इनडायरेक्ट इलेक्शंस। ठीक है, तो ये हो गए कुछ पॉइंट्स। एक तो हमें ये समझ में आ गया कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, जिसमें जनता वोट नहीं डालती है, जनता के द्वारा चुने गए कुछ प्रतिनिधि वोट डालते हैं। अब वो प्रतिनिधि कौन से होंगे अभी थोड़ी देर में देखेंगे। ठीक है, और इलेक्शन सिस्टम किस तरह से काम करता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव इनडायरेक्ट क्यों था, ये कवर हो गया। अब हम देखते हैं सबसे पहले कि इलेक्शन सिस्टम कितने प्रकार के हमारे देश में काम करते हैं। तो 3-4 पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे थे, अब इनको एक एक करके समझेंगे हम। जब आप ये समझ जाएंगे कि ये इलेक्शन सिस्टम्स किस तरह से काम करता है, तब आप ये भी समझ जाएंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वाला ही क्यों लिया गया है।
तो सबसे पहला जो है वो है इलेक्शन सिस्टम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। इसको हिंदी में कह सकते हैं कि सबसे आगे निकलने की व्यवस्था। सबसे आगे यही इलेक्शन सिस्टम काम करता है डायरेक्ट इलेक्शंस में। जितने भी लोकसभा के चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव होते हैं, ये सभी क्या हैं, ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं, ये सभी क्या हैं, डायरेक्ट इलेक्शंस हैं। इसमें जनता स्वयं जाकर वोट डालती है। तो अब क्या है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। मान लेते हैं, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं किसी क्षेत्र में वोटर्स हैं 1 लाख, ठीक है, कैंडिडेट्स हैं 10 कैंडिडेट वहां पर खड़े हो गए। अब अगर 1 लाख वोटर्स हैं तो सभी के सभी वोट डालने नहीं जाते। अब जितने लोग वोट डालने गए वो मान लेते हैं 60,000। हमारे देश में इसको गलत अगर कहा जाए तो कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जो भी वोट नोटा पे डाले जाते हैं, एक सबसे लास्ट में ऑप्शन दिया जाता है नोटा का, यानी कि नन ऑफ द अबव, हमें इन सब में से कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है। या ऐसा हो सकता है कि अगर बहुमत वोट डालने ही ना जाए, 1 लाख वोटर्स में से अगर 51,000 वोटर्स वोट डालने ही ना जाएं तो क्या होना चाहिए, चुनाव दोबारा होना चाहिए। या फिर अगर 51,000 या फिर 50% से अधिक लोगों ने नोटा का बटन दबा दिया तो क्या हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुमत नन ऑफ द अबव को मिला है तो चुनाव दोबारा होने चाहिए। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता। जितने भी वोट्स डले हैं, अब अगर 49,000 डले हैं तो इन 49,000 के आधार पर ही इलेक्शन का रिजल्ट आ जाता है। जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट्स मिले होंगे वो जीत जाता है। यही है सबसे आगे निकलने की व्यवस्था, यानी कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। जिसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिले हैं वो जीत जाता है। तो अब 60,000 वोट्स डाले गए हैं। अब इन 60,000 में से ये भी मान लिया जाए कि एक कैंडिडेट को 10,000 वोट्स मिल गए और बाकी के 9 कैंडिडेट्स को 50,000 वोट्स मिले हैं। तो ये क्योंकि 10,000 सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या है, इस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट्स मिले हैं, तो ये कैंडिडेट क्या हो जाएगा, विनर। ये उस क्षेत्र का सांसद या फिर विधायक, एमपी या फिर लेजिस्लेटिव का मेंबर बन जाएगा, विधायक बन जाएगा। तो लेकिन अगर देखा जाए तो सत्य यह है कि 1 लाख लोगों में से 90,000 लोगों ने उसको नापसंद किया है। सिर्फ 10,000 वोट्स मिले हैं उसको और 90% लोगों ने उसको नापसंद किया है। तो क्या ये असल रूप से हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है? नहीं करता, क्योंकि जनता ने तो इसको पसंद किया ही नहीं। असलियत में क्या होना चाहिए कि जब इसको 50% से अधिक वोट मिले हों तो ही ये हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करे, लेकिन 90,000 लोगों ने तो इसको पसंद ही नहीं किया। तो क्या होना चाहिए, इसको विधायक नहीं बनना चाहिए, लेकिन फिर भी ये विधायक बन जाता है। अब ये वाला रिस्क जो है हम राष्ट्रपति के इलेक्शंस में नहीं ले सकते। राष्ट्रपति के इलेक्शंस में ये वाला रिस्क नहीं ले सकते, इसीलिए राष्ट्रपति के इलेक्शंस में ये वाली विधि नहीं अपनाई जाती कि जिसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिले हों वो ही विजेता हो। तो ये वाली जो विधि है, ये वाली विधि काम करती है लोकसभा के इलेक्शंस में, विधानसभा के, ग्राम पंचायत के, जितने भी डायरेक्ट इलेक्शंस देश में होते हैं उन सभी में ये वाली विधि काम करती है। अब ये वाली विधि ही क्यों ली गई है? क्योंकि ये विधि थोड़ी आसान है, जनता को समझाना बहुत आसान हो जाता है। भारत में क्योंकि पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत ही कम है, उनको इतनी कॉम्प्लिकेसी वाली चीज़ समझाने जाएंगे तो वो उल्टी ही पड़ जाएगी। इस वजह से बहुत ही आसान है कि भैया जिसको ज़्यादा वोट मिले वो तुम्हारे क्षेत्र से जीत जाएगा। तो इसीलिए डायरेक्ट इलेक्शंस में इस वाली विधि का प्रयोग किया जाता है भारत में, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। राष्ट्रपति के इलेक्शंस में ये वाला रिस्क नहीं ले सकते, इस वजह से राष्ट्रपति के इलेक्शंस में दूसरी प्रणाली काम करती है। अब वो दूसरी प्रणाली क्या है अभी समझते हैं। तो अब हम देखते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, ये कैसे काम करता है। अब इसको समझने से पहले हमने जो इससे पहले वाली विधि समझी थी, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, उसका एक और एग्जांपल देखते हैं
कि उस वाली विधि में क्या संकट था जिस वजह से इस वाली विधि का निर्माण किया गया। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं एक विधानसभा का, विधानसभा के स्तर पर ही किसी भी क्षेत्र के। तो ये मान लिया जाए कि किसी क्षेत्र में चुनाव धर्म के आधार पर होता है। धर्म के आधार पर मतलब कि जितने भी प्रतिशत धर्म के लोग हैं उसके आधार पर ही पार्टियां वहां पर निर्मित हैं। तो ये मान लेते हैं कि वहां पर जो वोटर्स हैं या जनता है वो हिंदू की 60% है, मुस्लिम की 30% है और अदर्स की 10% है। ठीक है, ये किसी भी विधानसभा क्षेत्र का एक उदाहरण है कि वहां पर इतनी प्रतिशत जनसंख्या रहती है, हिंदू की 60, मुस्लिम की 30 और अदर्स की 10। सीट्स हैं वहां पर 100, एमएलए की सीट्स हैं 100 सीट्स पे चुनाव होना है, इलेक्शंस होना है। तो अब ये भी मान लेते हैं कि वोट्स जो हैं धर्म के आधार पर ही डाले जाएंगे। जिस जनसंख्या प्रतिशत का जो कैंडिडेट खड़ा है वो जनसंख्या प्रतिशत उस कैंडिडेट को ही वोट डालेगी। तो हिंदू पार्टी को कितने प्रतिशत वोट्स मिलेंगे? 60%। मुस्लिम पार्टी को कितने प्रतिशत वोट्स मिलेंगे? 30%। और अदर्स को कितने मिलेंगे? 10%। ठीक है, तो जब इलेक्शंस का रिजल्ट आएगा तो क्योंकि हिंदू पार्टी को 50% से ज़्यादा वोट्स मिले हैं तो ये पार्टी जीत जाएगी। ठीक है, अब इसके 60 विधायक थे और 60 के 60 विधायक इसके जीत गए, 60% वोट्स इनको मिल गए। तो धर्म के आधार पर क्या होगा? हिंदू सीट्स को मिलेंगे, हिंदू पार्टी को सीट्स कितनी मिलेंगी? 100। वोट्स मिले इनको 60%, 40% जनता ने इनको नकारा है, लेकिन सीट्स मिली इनको कितनी? पूरी की पूरी 100। ये सबसे बड़ा संकट है कि जितने भी अल्पसंख्यक लोग होते हैं उन सभी का अस्तित्व गायब होता रहता है। ये क्योंकि मान लिया जाता है जब भी चुनाव होते हैं तो हमेशा इस तरह की गिनती की जाती है कि मुस्लिम वोटर्स कितने हैं यहाँ पर, हिंदू वोटर्स कितने हैं यहाँ पर, कौन किस पार्टी को सपोर्ट करेगा। तो जहाँ पर भी अल्पसंख्यक लोग होते हैं उस पार्टी का अस्तित्व गायब होता जाता है। ये सबसे बड़ा संकट है फर्स्ट पास दी पोस्ट का, इस चुनाव प्रणाली का। ठीक है, तो इस तरह इस वजह से ही प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम का निर्माण हुआ और बहुत सारे देशों में इसका प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में ही प्रोपोर्शनल सिस्टम का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये प्रोपोर्शनल सिस्टम किस तरह से काम करता है इसका अर्थ समझ लेते हैं पहले। प्रोपोर्शनल सिस्टम का मतलब है कि जिस प्रोपोर्शन में वोट मिलेगा उसी प्रोपोर्शन में पावर मिलेगी। जिस प्रोपोर्शन में वोट मिलेगा उसी प्रोपोर्शन में पावर मिलेगी। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हम समझते हैं इस एग्जाम्पल के साथ ही। तो ये फिर से मान लिया जाता है कि जिस विधानसभा क्षेत्र का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं वहाँ पे हिंदू पार्टी कितनी, हिंदू जनसंख्या कितनी है? 60%, मुस्लिम जनसंख्या कितनी है? 30% और अदर्स की है 10%। तो इस प्रोपोर्शनल सिस्टम में एक और विधि को जोड़ा है, लिस्ट सिस्टम। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल सिस्टम तो है लेकिन उसमें भी लिस्ट सिस्टम इसका नाम है। तो लिस्ट सिस्टम में क्या करती हैं कि सभी पार्टियां अपनी 1 से लेकर 100 तक या जितने भी वहां पर सीट्स हैं उतनी सीट्स के कैंडिडेट की लिस्ट जारी करती हैं। 70 सीट्स हैं अगर, तो सभी प्रायोरिटी वाइज, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी, ऐसे 70 प्रायोरिटीज तक अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी करेंगे सभी पार्टियां, चाहे वो ये वाली पार्टी हो, चाहे ये वाली पार्टी, चाहे ये वाली पार्टी। ठीक है, तो ये मान लिया हमने कि वहां पर सीट्स हैं 100, तो क्या करेंगी सभी पार्टियां अपनी लिस्ट जारी करेंगी 1 से लेकर 100 तक प्रायोरिटी वाइज। अब इस प्रणाली में जो वोटर है वो कैंडिडेट को वोट्स नहीं डालता, वो पार्टी को वोट्स डालेगा। यानी कि हम यहाँ पर जैसे अपने विधानसभा क्षेत्र में कोई भी कैंडिडेट खड़ा होता है उस कैंडिडेट को वोट डालते हैं, लेकिन लिस्ट सिस्टम में क्या होगा, अगर बीजेपी जैसे एक पार्टी है या कांग्रेस एक पार्टी है तो वहाँ पर कोई भी कैंडिडेट उसके सामने नहीं लाएगा, उस पार्टी का ही चेहरा होगा कि यहाँ पर ये कांग्रेस है, ये बीजेपी है, आपको बीजेपी कांग्रेस को वोट डालना है, कैंडिडेट्स को वोट नहीं डालना। तो इस प्रणाली में जो वोटर्स होते हैं वो वोट किसको डालते हैं? वो पार्टी को वोट डालते हैं, वो कभी भी कैंडिडेट को वोट नहीं डालते। तो मान लिया जाए कि हिंदू यहाँ पर भी चुनाव और वोटिंग दोनों की दोनों
जनता के प्रतिशत, धर्म प्रतिशत के आधार पर ही हुई है। तो हिंदू वोटर्स थे 60%, मुस्लिम वोटर्स थे 30% और अदर्स थे 10%। सभी ने अपनी 1 से लेकर 100 तक लिस्ट जारी कर दी और ये मान लेते हैं कि हिंदू को मिले 60% वोट, मुस्लिम को मिले 30% और अदर्स को मिले 10%। तो इस प्रतिशत के आधार पर ही सीट्स इनमें डिवाइड होंगी, ठीक है। तो हिंदू की कितनी हो गई सीट्स, हो गई 60, मुस्लिम पार्टी की हो गई 30 और अदर्स की हो गई 10। इस वो इलेक्शन वाले सिस्टम में, इस प्रणाली में ये एक फ़ायदा है कि जितनी भी छोटी छोटी पार्टियां होती हैं उनका भी कुछ ना कुछ अस्तित्व या उनकी भी कुछ ना कुछ सीट्स रिजर्व रहती हैं कि मिलेगा। अब कैंडिडेट्स का चुनाव कैसे होता है इसमें, हमने तो वोट पार्टी को डाला, कौन सा विधायक बनेगा। तो ये जो पार्टी ने लिस्ट जारी की थी प्रायोरिटी वाइज 1 से लेके 100 तक, तो 1 से लेके 60 तक जितने भी नंबर के थे प्रायोरिटी वाइज 1 से लेके 60 तक हिंदू पार्टी के अपने विधायक हो जाएंगे, 30 ऐसे ही सेम 1 से लेके 30 तक मुस्लिम पार्टी के विधायक हो जाएंगे और 1 से लेके 10 तक अदर्स के विधायक हो जाएंगे। तो जिस क्रम में पार्टी ने नामांकन दिए थे उसी क्रम में विधायक भी बनाए जाते हैं। तो हिंदू पार्टी के ऊपर के 60 कैंडिडेट एमएलए हो जाएंगे, ऐसे ही सेम मुस्लिम पार्टी के ऊपर के 30 कैंडिडेट और अदर्स के ऊपर के 10 कैंडिडेट्स क्या हो जाएंगे, एमएलए बन जाएंगे। इस प्रणाली में इस तरह से होता है विधायक का चुनाव। इस प्रणाली को लेकिन भारत में प्रयोग नहीं किया जाता क्योंकि जनता को समझाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है कि किस हिसाब से हमारे यहाँ पर ये वाला विधायक आया है, और क्योंकि जनता अपने विधायक को जब तक जानेगी नहीं तब तक वो वहाँ का काम कैसे कर पाएगा। हो सकता है कि हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं वहाँ कहीं दूर से कोई व्यक्ति उठा के लाया जाए इस प्रायोरिटी वाइज और हमारे क्षेत्र में डाल दिया जाए, तो हमारे क्षेत्र के बारे में वो कुछ जानेगा नहीं और वो काम किस हिसाब से करेगा। इसलिए भारत में काम करती है विधायक या फिर डायरेक्टर इलेक्शंस के लेवल पर फर्स्ट पास द पोस्ट, सीधा हिसाब किताब, कोई झंझट नहीं। ये इस वाले प्रणाली का ये वाला संकट है कि प्रतिनिधित्व करने के लिए छोटी छोटी पार्टियों को मौका तो मिलता है लेकिन बहुत सारी पार्टियां अस्तित्व में आ सकती हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग हो सकते हैं। अब 70 कहीं पर अगर विधायक हैं तो उस 70 में से अगर 70 के 70 ही अलग पार्टी के होंगे तो किसी का बहुमत ही नहीं होगा और सरकार चलाना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा। इसीलिए इस वाली विधि को इस कारण से भी डायरेक्ट इलेक्शंस में यूज़ नहीं किया जाता। तो ये है एक लिस्ट सिस्टम जो कि पार्ट है किसका, प्रोपोर्शनल सिस्टम का ही। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में प्रोपोर्शनल सिस्टम का ही यूज़ किया जाता है। अब लेकिन उसमें लिस्ट सिस्टम का यूज़ नहीं करते, तो कौन से सिस्टम का यूज़ करते हैं? लिस्ट सिस्टम का यूज़ वहाँ पर हो सकता है जहाँ पर एक से ज़्यादा सीट्स हों, ठीक है, लेकिन भारत में तो प्रेसिडेंट की सीट्स कितनी हैं, एक ही है, तो लिस्ट सिस्टम का यूज़ नहीं करते। यहाँ पर हम यूज़ करते हैं हेयर सिस्टम का। मिस्टर हेयर एक व्यक्ति हुए जिन्होंने ये सिस्टम डेवलप किया और इस सिस्टम के आधार पर ही, इस प्रणाली के आधार पर ही भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो इस सिस्टम में ही, इसके हिसाब से ही इलेक्टोरल कॉलेज बनाया गया है कि कौन कौन वोट डालेगा, वोट्स की वैल्यू कैसे हो निकलेगी और वोट्स की गिनती कैसे होती है। अब ये वाली चीज़ हम समझेंगे। तो हमने दो विधियां जो हैं यहाँ पर दोनों की दोनों समझ ली, कितनी तरह की चुनाव प्रणाली काम करती है। अब समझेंगे हेयर सिस्टम। तो अब हम समझते हैं हेयर सिस्टम। हेयर सिस्टम कैसे काम करता है। तो 1850 ईस्वी के आसपास एक व्यक्ति हुए मिस्टर हेयर जिन्होंने ये फॉर्मूला डेवलप किया टू इलेक्ट एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली। इस फॉर्मूला को सिंगल ट्रांसफरेबल वोट भी कहते हैं। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब है कि एक ही वोट जिसको स्थानांतरित किया जा सकता है। आपने डाला ए को और उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है बी को भी। ये मतलब है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम का। ये कैसे काम करेगा, अभी जब काउंटिंग हम समझेंगे कि प्रेसिडेंट की इलेक्शन की काउंटिंग कैसे होती है उसमें ये क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया। अब हमें ये समझना है कि इलेक्टोरल कॉलेज, क्योंकि ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है
तो इसमें जो वोट्स हैं वो जनता नहीं डालेगी, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि डालेंगे। तो वो प्रतिनिधि कौन से हैं, उन सभी के समूह को क्या समझते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। तो इलेक्टोरल कॉलेज बनता कैसे है ये बताया गया है संविधान के आर्टिकल 54 में कि कौन कौन इलेक्टोरल कॉलेज के अंडर आएगा। अब ये समझ लेते हैं कौन कौन इलेक्टोरल कॉलेज के अंडर आएगा, या फिर कौन कौन वो व्यक्ति हैं, कौन से वो व्यक्ति हैं या मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के या लेजिस्लेटिव असेंबली के जो कि वोट डालेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। तो सबसे पहले तो सभी राज्यों के निर्वाचित सदस्य अगर लिखा है तो यहाँ पर क्या है, ये एमएलए। तो जितने भी एमएलएज होते हैं हर एक स्टेट के, वो सभी राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालेंगे। जैसे दिल्ली में कितने हैं, 70, तो 70 विधायक वोट डालेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। विधान परिषद का कोई भी मेंबर राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डालता। राष्ट्रपति के चुनाव डालने के लिए विधानसभा का मेंबर होना जरूरी है, विधान परिषद का मेंबर कोई भी राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डालता। एंग्लो इंडियंस अगर कोई निर्वाचित है देश में तो वो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालेंगे। इसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सांसद, यहां पर याद रखना मैंने बोला है निर्वाचित सांसद। निर्वाचित सांसद का मतलब है वो व्यक्ति जो जनता की तरफ से चुन के गए हुए हैं या जनता के प्रतिनिधि की तरफ से चुन के गए हुए हैं। राज्यसभा में कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो जनता या फिर जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा चुने नहीं जाते, वो मेंबर बना दिए जाते हैं किसी और आधार पर। वो व्यक्ति राज्यसभा के वोट में नहीं डालेंगे वोट। तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सांसद, ठीक है, जो भी इलेक्टेड हैं वो ही व्यक्ति इसमें वोट डालेंगे। तो राज्यसभा में अब हमने ये समझ लिया इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा किसका, इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा एमएलएज का, एंग्लो इंडियंस का, और लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद होगा। ये है हमारा इलेक्टोरल कॉलेज जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालेगा। अब कितने कितने मेंबर्स हैं ये देख लेते हैं। तो राज्यसभा में सैंक्शनड स्ट्रेंथ जो है राज्यसभा की वो है 250 सीट्स की, ठीक है, 250 सीट्स की सैंक्शनड स्ट्रेंथ है भारत में। उस 250 में से 238 तो हैं जो जनता की तरफ से चुन के जाएंगे या जनता के प्रतिनिधि की तरफ से चुन के जाएंगे। राज्यसभा के जितने भी सांसद होते हैं वो भी इनडायरेक्ट इलेक्शन से ही चुने जाते हैं। किससे चुने जाएंगे, वो इलेक्टोरल कॉलेज से चुने जाते हैं। और उनमें वोट कौन डालता है, सभी राज्यों के निर्वाचित सदस्य यानी कि एमएलएज वोट डालते हैं। तो दिल्ली में अगर राज्यसभा की सीट्स हैं 3, तो ये 70 विधायक वोट डालेंगे इन 3 सीट्स के लिए। जनता राज्यसभा के चुनाव में वोट्स नहीं डालती। तो राज्यसभा के चुनाव भी क्या है, एक तरह का इनडायरेक्ट इलेक्शन है, ठीक है। तो राज्यसभा की जो सैंक्शनड स्ट्रेंथ है वो है 250, उसमें से 238 तो ये विधायक चुनेंगे और 12 होते हैं नॉमिनेट मतलब ये कला के क्षेत्र से, समाज सेवा के क्षेत्र से 12 कैंडिडेट्स हमेशा चुने जाते हैं इन 238 के द्वारा कि ये राज्यसभा के मेंबर बना दिए जाएं। जैसे सचिन तेंदुलकर को इसी नॉमिनेशन के आधार पर राज्यसभा का मेंबर बनाया गया था। तो 238 जो सैंक्शनड हैं, उस सैंक्शनड में से 233 तो हैं मेंबर अपने पास और 5 पेंडिंग पड़ी हैं यानी कि अलॉट ही नहीं हुई हैं। तो हमारे 233 वोटर्स हो गए। अब इसमें मैंने बताया राज्यसभा में कि जो विधायकों के द्वारा चुन के जाएंगे, निर्वाचित सदस्य जो होंगे वो ही वोट डालेंगे। 12 यहाँ पर नॉमिनेट हैं तो ये वोट्स नहीं डालते। तो ये इसमें वोटर्स कितने हो गए फिर 233, क्योंकि 5 तो हमने पेंडिंग ही है, अभी तक अलॉट ही नहीं किया है किसी भी आदमी को। तो वोटर्स कितने हो गए 233। राज्यसभा में कितने वोटर्स हो गए 233। ऐसे ही लोकसभा की जो सैंक्शनड स्ट्रेंथ है वो है 550 प्लस 2, 550 तो निर्वाचित सदस्यों की और 2 हैं एंग्लो इंडियंस की। क्या एंग्लो इंडियंस वोट डालेंगे? अगर ये चीज़ क्वेश्चन कोई पूछता है तो अगर वो निर्वाचित हुए हैं
जनता के द्वारा चुने गए हैं तो वो बिल्कुल वोट डालेंगे, और अगर वो निर्वाचित नहीं हुए हैं तो वो वोट नहीं डालेंगे। ठीक है, तो 550 तो हैं सैंक्शनड और 2 हैं एंग्लो इंडियंस की। तो 550 में से 530 हैं स्टेट्स की, 530 हैं स्टेट्स की और 20 हैं यूटीज़ की। अब इस यूटीज़ में से यूनियन टेरिटरी में से 20 में से 17 ही अलॉट हुई हैं, 7 पेंडिंग हैं। तो लोकसभा के जो वोटर्स हो गए वो कितने हो गए, 530 प्लस 13 प्लस 2, ये 2 क्योंकि निर्वाचित बहुत कम ऑप्शन होता है तो इसीलिए इन 2 को काउंट नहीं करते। तो 543 वोटर हो गए किसके, लोकसभा के। ठीक है, तो टोटल वोटर्स कितने हो गए, 233 तो हो गए राज्यसभा के, 543 हो गए हमारे लोकसभा के, और 4120 एमएलएज हैं हमारे इस देश में। तो अगर वो एमएलए सारे के सारे निर्वाचित होकर ही आते हैं जनता से चुन के, तो सभी एमएलएज वोट डालेंगे। तो टोटल वोट्स की कितने हो गए, टोटल कैंडिडेट्स कितने हो गए, 4896। तो हमारा इलेक्टोरल कॉलेज जो है कितने व्यक्तियों का बन गया, 4896। ये क्या है, हमारे वोट्स हैं कि वोटर्स हैं, ये वोटर्स हैं। इतने लोग राष्ट्रपति के चुनाव में वोट्स डालते हैं। अब आर्टिकल 55 हमको बताता है कि वैल्यू कैसे निकलेगी वोट्स की। ये तो हो गए वोटर्स, अब इन वोटर्स के वोट की वैल्यू कैसे निकलेगी। तो इसके लिए 2 प्रिंसिपल्स बनाए गए। पहला प्रिंसिपल तो ये बनाया गया कि सभी राज्यों की भूमिका जो है बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि तमिलनाडु के बहुत कम रेशियो माना जाए, वेटेज उसको कम दिया जाए और यूपी को बहुत ज़्यादा वेटेज मिल जाए। तो सबसे पहला प्रिंसिपल तो ये माना गया कि जब भी हमें वोट्स की गिनती निकालनी है तो स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन जितने भी स्टेट्स का है वो सभी का बराबर होना चाहिए, सभी की हिस्सेदारी जो है बराबर होनी चाहिए। अब क्योंकि भारत में 2 तरह की सरकारें काम करती हैं, एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की भी वोट्स की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि सेंटर की ज़्यादा पावर है तो उसके वोट्स की वैल्यू ज़्यादा है और विधायक राज्य सरकारों की कम है तो राज्य सरकारों के फ़ायदा ना हो। तो इसीलिए समतुल्यता बनाए रखना ज़रूरी है कि सेंटर के वोट की वैल्यू और राज्य सरकारों की वोट की वैल्यू बराबर हो। तो इन दोनों सिद्धांतों के आधार पर ही वोट्स की वैल्यू निकाली जाती है। अब कैसे निकालेंगे वोट्स की वैल्यू, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, एमएलएस के आधार पर समझ लेते हैं। तो एक राज्य में जितनी भी कुल जनसंख्या है, टोटल पॉपुलेशन जितनी भी है स्टेट की, और वहाँ पर नंबर ऑफ एमएलए जितने हैं उससे डिवाइड कर देंगे तो 1 वोट की वैल्यू आ जाती है, यानी कि 1 विधायक के वोट की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको इंटू 1/1000 कर देते हैं ताकि संख्या थोड़ी सी कम हो जाए, क्योंकि भारत में 138 करोड़ लोग हैं। भारत की जनसंख्या और दिल्ली की जनसंख्या जैसे 2-2.5 करोड़ है और यहाँ पर विधायक की संख्या है 70 केवल। तो 70 से डिवाइड करेंगे तो लाखों में आंसर आएगा उसका। तो एक विधायक के वोट की वैल्यू 1 लाख 2 लाख इस तरह से पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, इस वजह से इसको 1000 से भाग कर देते हैं तो नंबर थोड़े से कम हो जाते हैं। तो जैसे अगर किसी स्टेट में जनसंख्या है 10 लाख और विधायक है वहाँ पर 100, तो इसको 10 लाख बटे में 100 डिवाइडेड बाय 1000, तो 10 वोट की वैल्यू आ गई एक विधायक की, किसी भी एक स्टेट का। ऐसे ही यूपी का निकलता है, यूपी की जितनी पॉपुलेशन है वहाँ पर जितने भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं उससे डिवाइड करके 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 1 वोट की वैल्यू आ जाती है। दिल्ली का ऐसे निकलता है, सभी स्टेट्स की जितनी भी पॉपुलेशंस हैं उसके हिसाब से ही इसको निकाला जाता है। अब पॉपुलेशन, ये तो एग्जाम्पल हो गया। अब पॉपुलेशन लेंगे कौन से, सन का, ठीक है। 71 में क्या हुआ, जो दक्षिण भारत के राज्य थे वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ही कम है, तो उन्होंने क्या कहा, और नॉर्थ इंडिया के जितने भी राज्य हैं वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ही ज़्यादा थी, तो हर साल दर साल ऐसा होने लगा कि नॉर्थ इंडिया के वोट्स की वैल्यू ज़्यादा होने लगी। सीधी सी बात है, क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है तो इस वजह से उनके 1 वोट की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होने लगी। अभी जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, यूपी में
एक वोट की वैल्यू 208 है, वहीं ईस्ट इंडिया में कोई 7 या फिर 8 पे घूम रहे हैं। तो इतना डिफरेंस है पॉपुलेशन के आधार पर वोट्स की वैल्यू में। तो दक्षिण भारत के राज्यों ने विद्रोह किया कि ऐसा कैसे चलेगा, वो तो जनसंख्या लगातार अपनी बढ़ाए जा रहे हैं, ऐसे तो हमारे वोट्स की वैल्यू कम हो जाएगी और हम अल्पसंख्यकों में आ जाएंगे, हमारे वोट्स की वैल्यू गिनती ही नहीं होगी कुछ भी। तो 71 में जो पॉपुलेशन थी, 76 में एक संशोधन किया गया, 42वां संशोधन कहते हैं उसको, कि सन 2000 के बाद जो भी पहली जनगणना होगी उसके हिसाब से जनसंख्या ली जाएगी। यानी कि सन 2000 के बाद तो 2001 में जनगणना होनी थी, तो 2001 के बाद जब भी राष्ट्रपति का चुनाव होगा और वहाँ पर हमें वोट्स की वैल्यू निकालनी होगी तो हम करंट जनसंख्या लेंगे। टिल 2071 को ही पॉपुलेशन हमारा बेस माना जाएगा। लेकिन नॉर्थ इंडिया के जितने भी स्टेट्स थे वो तब भी नहीं माने, आज भी जनसंख्या लगातार बढ़ा रहे हैं, तो अभी भी वोट्स की वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा ही है। तो सन 2001 जब आया तो एक में फिर से संशोधन किया गया और उस संशोधन में, उस अमेंडमेंट में जो ये सन 2000 था उसी को बढ़ाकर 2026 कर दिया गया सिर्फ, कि 2026 के बाद जब भी जनगणना होगी तो उस जनगणना में जो भी स्टेट्स की पॉपुलेशन होगी उस पॉपुलेशन के हिसाब से वोट्स की वैल्यू निकाली जाएगी। तो अभी 2026 तक तो 71 ही बेस है, तो 71 बेस के हिसाब से हमारा फाइनल फॉर्मूला क्या हो गया, अभी जो करंट में चलता है वो क्या है कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट इन 71, ठीक है, 71 में जो टोटल पॉपुलेशन थी और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ विधानसभा, ये एक एमएलए की वोट की गिनती में बता रहा हूँ, ठीक है। तो जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ विधानसभा हैं उस क्षेत्र के, उसको उससे डिवाइड कर देंगे, 1000 को डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगी हमारी क्या, एक एमएलए की वोट की गिनती। तो इसके आधार पर जो विधानसभा के टोटल वोट्स हैं वो हैं 5,49,474। ये टोटल वोट्स हैं, वोटर्स नहीं है ये, वोटर्स कितने हैं, एमएलएस 4120 तो, और हमारे वोट्स कितने हैं एमएलएस के, वो हैं 5,49,474। तो ये हमने समझ लिया कि एक वोट की गिनती निकलेगी कैसे। और क्योंकि पैरिटी हमें रखना है, संतुल्यता रखनी है, यानी कि सेंटर और स्टेट के वोट्स में, तो हम क्या करते हैं, इस 5,49,474 को डिवाइड कर देंगे 233 प्लस 543 से। ये स्टेट्स के वोट की गिनती हो गई, स्टेट्स के वोट हो गए एमएलए, क्योंकि स्टेट्स के होते हैं, तो स्टेट्स के वोट हो गए कितने, 5,49,474। और क्योंकि हमें संतुल्यता रखनी है, पैरिटी रखनी है, तो ये सेंटर के जो वोट्स हैं जितनी भी इनकी गिनती है उस टोटल 776 होता है, तो इस नंबर को इससे डिवाइड कर देंगे, 5,49,776 को इससे डिवाइड कर देंगे 776 से, तो ये क्या हो गई, एक एमपी के वोट की वैल्यू हो गई, चाहे वो राज्यसभा का हो चाहे वो विधानसभा का, तो एक एमपी के वोट की वैल्यू इतनी हो गई, ठीक है। तो हमने एमएलएस की वोट की वैल्यू देख ली कैसे निकलेगी और कितनी उसकी टोटल वोट्स की वैल्यू है। अब हमें पैरिटी बनानी है सेंटर में और स्टेट में, क्योंकि वोट्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर। तो वोट्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम एमपीज़ की, वो देख लेते हैं। लेवल 2 एमपीज़ के वोट की वैल्यू ये कितनी थी, विधायक के वोट्स की वैल्यू सभी विधायकों के 549,474, यानी कि 5,49,474। इसको डिवाइड कर देते हैं टोटल हमारे जितने एमपी वोटर्स हैं वो कितने थे, 776। तो इसको जब डिवाइड किया तो आंसर आएगा 708.08। अब इसमें से 0.08 हटा देते हैं, राउंड फिगर कर देते हैं इसको, तो ये आएगा 708। अब 708 को 776 से डिवाइड करेंगे तो हमारे एमपीज़ के वोट की वैल्यू आ जाती है, जो कि है 5,49,408। थोड़ी सी कम है विधायक के वोट से, तो लेकिन उतना चलता है। तो हमारे टोटल वोट्स कितने हो गए, टोटल वोट्स हो गए हमारे
5,49,474 MLAs के और 5,49,408 MPs के। टोटल हो गया ये 10,98,882। ये क्या है, वोटर्स हैं कि वोट्स हैं? ये वोट्स हैं, वैल्यू ऑफ वोट्स हैं, ये जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में काउंट होते हैं। वोटर्स कितने हैं? वोटर्स हैं 4896, 4120 MLAs और 776 MPs। ठीक है, तो विधानसभा में ये देखो, क्योंकि विधानसभा में पॉपुलेशन के आधार पर विधायक के वोट की वैल्यू निकाली जाती है, तो यूपी के एक एमपी की MLA की वोट की वैल्यू है 208। इसी वजह से यूपी का इतना दबदबा रहता है हमेशा प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, क्योंकि एक वोट डला वहीं 208 वोट डल गए। सिक्किम में सिर्फ 7 है, इसके लिए 208 तक पहुंचने के लिए इसको लगभग 10 भी नहीं 20-30 वोट अपने हिस्से कराने पड़ेंगे, तब जाकर ये 208 के बराबर पहुंचेगा। तमिलनाडु झारखंड में ये 176 है, अरुणाचल प्रदेश में ये सिर्फ 8 है। ईस्ट इंडिया की जितनी भी सिटी और राज्य हैं उसमें वोट्स की वैल्यू कम ही है सबसे, बाकी सब जगह लगभग ठीक है। यूपी का सबसे ज़्यादा है 208। तो ये हो गया वोट्स की वैल्यू। तो वोट्स की वैल्यू कितनी हो गई? 10,98,882 और हमारे वोटर्स कितने हो गए? 4896। इसको क्या कहते हैं? इलेक्टोरल कॉलेज। ये है हमारा इलेक्टोरल कॉलेज, यानी कि वो प्रतिनिधि जो जनता ने चुने हैं, अब वो जाकर राष्ट्रपति हमारे बदले में चुनेंगे। अब वोटिंग होगी कैसे और काउंटिंग होगी कैसे? आखिरी पॉइंट बचे हुए हैं इसके बस। तो वोटिंग के लिए इस तरह का एक बैलेट पेपर बना दिया जाता है, उसमें कैंडिडेट के नाम लिख दिए जाते हैं। इस तरफ हमने ABCD लिख लिया है और इस तरफ प्रायोरिटीज़ दी जाती हैं कि अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से आप वोट डालिए। तो C को पहली प्रायोरिटी मिली है, यानी कि अगर इसको सभी वोट्स मिल जाते हैं तो C पहली प्रायोरिटी होगी। या मैं व्यक्तिगत बात करूं तो मैं ये चाहता हूं कि C विधायक वो प्रेसिडेंट बन जाए। अच्छा चलो, C भी ना बने तो A प्रेसिडेंट बन जाए, A भी ना बने तो D प्रेसिडेंट बन जाए, D भी ना बने तो B प्रेसिडेंट बन जाए। ये मेरी लास्ट चुनाव है, ये मेरा मतलब आखिरी चुनाव है कि कोई भी ना बने तो B बन जाए भैया। तो इस हिसाब से वोटिंग होती है इलेक्शन में, बैलेट पेपर पर ही। वहाँ कोई मशीन नहीं होती, जैसे नॉर्मल डायरेक्ट इलेक्शंस में मशीन्स होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स, यहाँ पर मशीन नहीं, बैलेट पेपर पर ही होता है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि जितने लोगों ने वोट्स डाले हैं वो सभी के सभी वैलिड हो जाएं, ठीक है। कुछ इसमें इनवैलिड भी हो सकता है। इंक लगानी थी कहीं पर, लगा दिया आपने कहीं पर, ठीक है। तो ये होता है कि सभी के सभी वोट्स वैलिड ना माने जाएं, पेज कहीं से फट गया डालते में, तो ये हो सकता है। अब काउंटिंग कैसे होगी? वोटिंग आप समझ गए किस हिसाब से वोटिंग होती है। अब काउंटिंग कैसे होगी वोट्स की? तो राज्यसभा का बेस लिया है मैंने, आधार राज्यसभा को माना है, क्योंकि राज्यसभा भी एक इनडायरेक्ट इलेक्शन ही है और राज्यसभा में सेम प्रिंसिपल काम करता है जो राष्ट्रपति के इलेक्शन में या वोटिंग काउंटिंग में काम करता है। तो फॉर्मूला है इसका, वैल्यू ऑफ टोटल वैलिड वोट्स। टोटल वैलिड वोट्स लिखा है, जो वोट्स इनवैलिड हो गए वो उनको नहीं माना जाता। तो वैल्यू ऑफ टोटल वैलिड वोट्स अपॉन में सीट्स +1 और इस पूरे के प्लस में 1। अब दिल्ली का एग्जांपल मैं ले लेता हूं, राज्यसभा का ही। तो दिल्ली में विधानसभा की सीट्स कितनी हैं? 70 और राज्यसभा की सीट्स हैं 3। हमें राज्यसभा के सांसद चुनने हैं तो 70 विधायक वोट डालेंगे। तो कितना एक सांसद को कितने मिनिमम वोट मिलने चाहिए कि वो सांसद बन जाएगा? तो कैसे निकालेंगे इसको? 70 डिवाइडेड बाय 3 + 1 और इस पूरे के प्लस में 1। तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 17.5 और इसमें 1 जोड़ देंगे तो 18.5। तो 18.5 18.5 वो मिनिमम वैल्यू है वोट की जो एक सांसद को मिल सकती है। जिस भी सांसद को ये 18.5 वोट्स मिल जाएंगे वो सांसद क्या बन जाएगा? राज्यसभा का मेंबर, ठीक है। तो
इस तरह से राज्यसभा का मेंबर चुना जाता है, इस तरह से वोट्स की गिनती होती है। अब प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी यही होता है। वैल्यू ऑफ टोटल वैलिड वोट्स, एग्जाम्पल लिया है मैंने कि मान लेते हैं 100 हैं, क्योंकि अगर एक से एग्जाम्पल पे जाऊंगा तो काफ़ी सारी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, कि टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स है 100 और वैकेंसी है सिर्फ एक। तो कैसे निकालेंगे? 100 डिवाइडेड बाय 1 + 1, सीट्स हैं एक और +1 और उसके पूरे के प्लस में 1, तो 100 डिवाइडेड बाय 2 हो गया इक्वल टू 51 आ गया। मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो 51 वो मिनिमम वैल्यू है जिसको भी मिल जाएगा वो बन जाएगा प्रेसिडेंट। अब इसके वोट्स की वैल्यू जो है चरण में होती है, हमेशा राउंड्स में होती है। अब आप ये समझ पा रहे होंगे ये सारी कॉम्प्लिकेशंस देख के कि डायरेक्ट इलेक्शन में ये वाला फॉर्मूला या फिर ये वाले सिस्टम क्यों नहीं लिया जाता, क्योंकि आम जनता को समझाना ये थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। और इस वाले फॉर्मूला के हिसाब से जाएंगे तो किसी को भी नहीं समझ में आएगा कि हमारा विधायक चुना कैसे गया है। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्योंकि सब जगह से बराबर और ठीक ठाक चुनाव होकर आए, इस वजह से ही ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लिया जाता है। तो 51 वो मिनिमम वैल्यू है कि जो भी जिस कैंडिडेट को मिल जाएगा, जिस पार्टी के कैंडिडेट को मिल जाएगा वो बन जाएगा प्रेसिडेंट। अब इसमें वोट्स की गिनती होती है राउंड्स में। हालांकि भारत में अभी तक एक भी बार ऐसा नहीं हुआ है कि राउंड 2 तक गिनती करने की ज़रूरत पड़ी हो। राउंड 1 में ही फैसला हो जाता है कि किसको सबसे ज़्यादा वोट्स या मिनिमम से ज़्यादा वोट्स मिल गए हैं। और एक और चीज़ है कि भारत में राष्ट्रपति कोई भी कितनी भी टर्म के लिए बन सकता है, लेकिन आज तक राजेंद्र बाबू ही ऐसे एक व्यक्ति रहे हैं जो 2 से ज़्यादा टर्म या 1 से ज़्यादा टर्म, 2 टर्म अपनी एज ए प्रेसिडेंट निभा पाए हों, बाकी सब 1-1 टर्म तक ही बन पाए। तो प्रेसिडेंट के वोट्स की गिनती होगी कैसे? प्रेसिडेंट के वोट्स की गिनती होगी राउंड्स में। अब पहला राउंड हुआ, ये कैंडिडेट्स थे हमारे ABCD, तो सब ने प्रायोरिटी वाइज वोट दिए होंगे। किसी ने कैंडिडेट A को प्रायोरिटी ज़्यादा दी, किसी ने कैंडिडेट B को प्रायोरिटी ज़्यादा दी, किसी ने कैंडिडेट C को, किसी ने कैंडिडेट D को। तो ये प्रायोरिटी है कि पहले राउंड में पहली प्रायोरिटी किसको मिली है। तो A कैंडिडेट को पहली प्रायोरिटी मिली 40, दूसरे को 30 मिली, तीसरे को 20 मिली, चौथे को 10 मिली। 100 वोट्स में से इस हिसाब से प्रायोरिटी वाइज इसको बांटा गया है। तो मिनिमम चाहिए 51, किसी को नहीं मिला, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, राउंड 2 में जाते हैं। अब एक पॉइंट जो इतनी देर से हम समझते आ रहे हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स, वो अब यहां पर आ गया है कि वोट्स जो हैं वो ट्रांसफर हो सकते हैं। अब क्योंकि डी को सबसे कम वोट्स मिले हैं, यानी कि सबसे कम प्रायोरिटी इसको मिली है, तो ये तो वैसे भी नहीं चुना जाना, ठीक है। तो इसको क्या कर देते हैं, जिसको भी सबसे कम वोट मिले हैं उसको कह दिया जाता है टाटा, और इसके वोट इन 3 कैंडिडेट्स में बांट दिए जाएंगे। ये 10 वोट्स इन 3 कैंडिडेट्स में बांट दिए जाएंगे प्रायोरिटी के हिसाब से, क्योंकि इसमें पहली प्रायोरिटी तो इसको मिली थी, तो दूसरी प्रायोरिटी के हिसाब से कि ए को क्या प्रायोरिटी मिली थी, बी को क्या प्रायोरिटी मिली थी, सी को क्या प्रायोरिटी मिली थी, उसके हिसाब से इन 3 में बांट दिया जाता है। अब इन 10 में भी मान लेते हैं कि जो ए की प्रायोरिटी थी वो थी 1 सिर्फ, बी की प्रायोरिटी थी 7 और सी की प्रायोरिटी थी 2। तो ये 10 वोट इन 3 में ट्रांसफर कर दिए गए, इसी को कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स। ये वोट्स सभी के सभी इन सभी में ट्रांसफर हो जाते हैं। अब क्या हुआ कि इसके हो गए 41, इसके हो गए 37 और इसके हो गए 22, 51 तो अभी भी नहीं हुआ। फिर वोट अगले राउंड में चले जाते हैं, और अगले राउंड में क्या होगा कि जिसको फिर से कम सबसे कम वोट्स मिले हैं उसको कर दिया जाएगा इस राउंड में टाटा, और इसके जो 22 वोट्स हैं इनकी प्रायोरिटी के हिसाब से इन दोनों में बांट दिया जाएगा। तो मान लेते हैं कि ए को प्रायोरिटी दी थी 7 लोगों ने प्रायोरिटी दी थी, और बी को प्रायोरिटी दी थी 15 लोगों ने। तो क्या हुआ कि अब बी के वोट कितने हो गए इसके आधार पर, 30, 7 37 और 15 52 वोट्स, और ए के वोट्स मिले सिर्फ 48।
अब ऐसा नहीं हो सकता कि पहले राउंड में अगर किसी को भी सबसे ज़्यादा वोट्स मिल गए हैं तो तीसरे राउंड में जाकर भी जीत सकता है। बी को पहले राउंड में कम वोट्स मिले थे लेकिन तब भी वो विजयी हो गया। तो ये आधार है, ये बेस है प्रेसिडेंट के इलेक्शन की वोटिंग काउंटिंग का। इसके हिसाब से ही, इन वैल्यूज़ के हिसाब से ही वोट्स बनाए जाते हैं और मिनिमम वैल्यू सेट की जाती है, और इस मिनिमम वैल्यू के आधार पर जिसके भी मार्क्स आ जाते हैं वो बन जाता है हमारा प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर प्रायोरिटी के हिसाब से कौन प्रेसिडेंट बन गया? बी प्रेसिडेंट बन गया। तो ये पूरा का पूरा सार था हमारी चुनाव प्रणाली को लेकर, भारत में कितने इलेक्शन सिस्टम्स काम करते हैं और किस तरह से हमारे राष्ट्रपति का चुनाव हो सकता है। आशा करता हूँ मैं आपको समझा पाया हूँगा ये सारी चीज़ें। इसी के साथ विदा लेता हूँ मैं, तब तक ध्यान रखिए अपना और बने रहिए हमारे चैनल के साथ।